हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पाइन स्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन वेरिएबल, जो आप सामने पढ़ सकते हैं। तो बिल्ट इन वेरिएबल के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, तो उसको बात करनी उसके बारे में ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके हम आगे अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे। और जब भी हमें कोई इंडिकेटर या स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मेरे पास रेडली अवेलेबल हैं, मैंने वो बने हुए अवेलेबल हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जब तक आपको वो पता नहीं होगा तब तक आपको लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है और लॉजिक है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज इस पे ही बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से वेरिएबल है जिनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारे वेरिएबल हैं, आप सबके बारे में तो एक साथ बात नहीं कर सकते और अभी तुरंत भी बात नहीं कर सकते। तो जो बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे पहले आते हैं जैसे लगी प्राइस हो गए, टाइम फ्रेम्स हो गए, बार स्टेट्स हो गए, स्ट्रेटजी, फिर हो गया आपका बार स्टेट्स हो गए, स्ट्रेटजी हो गए, प्लॉट्स हो गए। तो आखिर इनको यूज कैसे करना है ये जानना ज़रूरी है। इनको एक बार हम लोग यूज करना जान जाएंगे, फिर हम आगे अपने स्ट्रेटजी को बनाने के राह पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे बिल्ट इन वेरिएबल्स में, उसका नाम है प्राइस। अब प्राइस तो सबको पता है कि क्या होती है, ठीक है, क्योंकि आप इस मार्केट में प्राइस ही है जो सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं और वो भी बढ़ते हुए, ठीक है। तो अब जब प्राइस की बात आई तो प्राइस के देखिए कितने पैरामीटर्स इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा एक पैरामीटर और 5th वर्जन में ऐड हुआ है, उसको बोलते हैं OLHCC, ठीक है, HLCC4, ठीक है। उसको भी मैं यहाँ पे अभी ऐड नहीं कर पाया था, आप ऐड कर दूंगा। तो HLCC4 में ये भी 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब सब पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओपन मतलब कोई भी ओपन प्राइस होगी, कोई भी कैंडल या पीरियड का। हाई होगा जो उस कैंडल पीरियड में। लो क्लोज, HL2 मतलब हाई लो डिवाइडेड बाई 2, HLC हाई लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाई 3, HLC ओपन हाई लो क्लोज एंड डिवाइडेड 4। एक और होता है वो HLCC, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HLCC, और ये होता है डिवाइडेड बाई 4, ये भी होता है, ठीक है। तो ये एक अलग अलग प्राइस है। उसके अलावा वॉल्यूम सबको पता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ वेरिएबल्स जो डिफाइंड है। वेरिएबल्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कहीं बदलती नहीं है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स हो जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदलती रहेगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं जो बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब आप वेरिएबल्स तो आप भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग लिए, जैसे A=5 ले लिए तो ये क्या हो गया, वहाँ पे एक वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ ये वेरिएबल पहले से डिफाइंड है पाइन स्क्रिप्ट में, आपको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन नाम को आप दोबारा डिफाइन भी नहीं कर सकते, ये नाम पहले से डिफाइंड है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, टाइम फ्रेम। अब मान लिया आपको यूज करना है कोई टाइम फ्रेम, ठीक है। अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि रिजोल्यूशन या इंटरवल, ठीक है। मान लिया 15 मिनट का कोई चार्ट यूज करता है, कोई 30 मिनट, कोई 60 मिनट, कोई 1 डे, ठीक है, कोई मंथली, आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबका टाइम फ्रेम अलग अलग है। इंट्राडे वाले के लिए 10 मिनट टाइम फ्रेम सही है, तो हो सकता है जो 2 महीने की ट्रेडिंग करता है उसके लिए 1 दिन का टाइम फ्रेम सही है, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपका जो भी टाइम हॉरिजन है, आप उस इन्वेस्टमेंट को या फिर ट्रेडिंग को किस टाइम हॉरिजन के लिए करना चाहते हैं, उससे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। जैसे टाइम फ्रेम इस सेकंड है, ये रिटर्न करता है ट्रू। अब इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू करता है, इसका मतलब वो ये बूलियन ऑपरेटर है, ओके। बूलियन ऑपरेटर के 2 ही स्टेट हो सकते हैं, ऑन या ऑफ। यानी आप अगर इस टाइम फ्रेम को अगर आप चेक कर रहे हैं और वो सेकंड्स में होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही मिनट्स वाले का है, अगर ये मिनट में आपका टाइम फ्रेम सेट होगा, मान लिया आप चार्ट की टाइमिंग को चेक करना चाहते हो कि मैं चार्ट की टाइमिंग पे जो चल रही है मेरा स्क्रिप्ट तभी काम करे जब चार्ट की टाइमिंग या जो है वो मिनट में हो, ठीक है। और आपने अगर वो मिनट में लगा दिया, चाहे वो 15 मिनट हो या 20 मिनट, 30 मिनट, कुछ भी हो, ठीक है, तो
टाइम फ्रेम अगर वो टेस्ट करके ट्रू आएगा तो आपका चार्ट की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि गलत जगह पे आपका चार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो, आपका स्ट्रेटजी गलत चार्ट पे एग्जीक्यूट नहीं हो, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड कंडीशंस लगा देते हैं कि मेरी जो वैल्यू चेक करनी है वो इस डेली की है। इस डेली का मतलब अगर डेली के चार्ट पे ये वैल्यूज ट्रू हो रही हैं तो ही मेरे स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, या और भी कोई कंडीशन आपने दिया है नहीं करने के अलावा भी, तो वो उस कंडीशन को करना है। ठीक है, तो ये चार्ट को टेस्ट करने के तरीके हैं और ये सारे कंडीशन बुलियन है। बुलियन का मतलब इनके दो ही स्टेट्स हो सकते हैं। स्टेट मतलब या तो ये ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। अगर ट्रू है तो जो आपने कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई होगा, फॉल्स होगा तो वो होगा। मान लिया मैंने एक टेरनरी ऑपरेटर लगाया और इस टाइम इस सेकंड क्वेश्चन मार्क लिखा, और जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे के एक कंडीशन दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे के और एक कंडीशन दे दूँ कि अगर ये टाइम फ्रेम सही है तो तुम लाइन का कलर ब्लू रखो, ठीक है, नहीं तो लाइन का कलर रेड कर दो। तो ये ऐसे कोई भी कंडीशन आप लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है बार स्टेट। ये जो मैंने आपको बताया बार स्टेट या टाइम फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइनस्क्रिप्ट में, या इसको आप पाइथन वगैरह में भी यूज करेंगे तो आपको इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो खैर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ पाइथन के, लेकिन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये फंक्शन वहाँ किसी और नाम से आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बनाने भी पड़ेंगे, कुछ और कुछ बने हुए मिलेंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कुछ मिलता जुलता एक जैसा ही होगा। अब बार स्टेट क्या करता है? बार स्टेट क्या करता है, ये आपकी बार्स को चेक करता है, जो आपका कैंडल का बार है ना उसको चेक करता है, और वो करता है इज कन्फर्म्ड। इज कन्फर्म्ड का क्या मतलब हुआ? रिटर्न ट्रू इफ। अब ट्रू आ गया तो इसका मतलब होगा ये बुलियन होगा। ठीक है, या तो बुलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इफ द स्क्रिप्ट इज कैलकुलेटेड द लास्ट क्लोजिंग अपडेट ऑफ द करंट बार द नेक्स्ट ऑफ कैलकुलेशन विल बी ऑन द न्यू बार। मतलब मान लिया आपने कोई वैल्यू लिखी है कि इस वैल्यू के लास्ट जैसे वो कंफर्म्ड हो जाए ना तो ये वैल्यू को इस पर्टिकुलर वेरिएबल में राइट कर देना। मतलब अगर बार ये अगर मैं इसके आगे कंडीशन दे दूँ ऐसे क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे लिख दूँ ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, और फिर इसके आगे मैंने लिख दिया मान लिया बी। ओके, अब क्या होगा? मान लिया इस कंडीशन को मैंने लगाई तो अगर बार स्टेट कंफर्म कर रहा है तो ए वेरिएबल में जो भी मैंने कंडीशन लिखी होगी वो हो जाएगी एग्जीक्यूट। ठीक है, नहीं तो अगर ये कन्फर्म नहीं हुआ है तो बी एग्जीक्यूट हो जाएगी, या फिर हो सकता है कुछ भी नहीं लिखा हो तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ भी आप एक बाइनरी बुलियन कंडीशन चेक करेंगे, उस कंडीशन के बिहाफ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको कोई कैंडल को पता करना है, क्या ये डे का फर्स्ट कैंडल है? कैसे पता करोगे डे का फर्स्ट कैंडल है? तो उसके लिए ये वाला कैंडल आप यूज कर सकते हो, इस बार फर्स्ट कैंडल। अब इसके साथ डे का कंडीशन आप लगा के अगर इस कैंडल बार स्टेट को यूज करो तब डे का फर्स्ट कैंडल पता कर सकते हो, वीक का फर्स्ट कैंडल पता कर सकते हो, मंथ का फर्स्ट कैंडल पता कर सकते हो, या चार्ट पे जितने कैंडल अवेलेबल हो उनका फर्स्ट कैंडल अवेलेबल पता कर सकते हो। ठीक है, या हिस्ट्री में जो फर्स्ट कैंडल है उसका वो पता कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी कंडीशंस में निर्भर करेगा कि आपका ये जो कंडीशन है वो कहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये वेरिएबल है, इस तरीके से आप बाइनरी कंडीशन लगा के आप चेक कर पाओगे। थर्ड आता है इज हिस्ट्री, रिटर्न ट्रू इफ द करंट बार हिस्टोरिकल बार। मतलब अगर पहला जिस करंट बार पे थे वो हिस्टोरिकल बार हो चुकी है, ठीक है, तो अगर आप जो काम कर रहे हो वो बार हिस्टोरिकल बार है तो वो ट्रू आएगा, नहीं तो वो फॉल्स आएगा। इज लास्ट, इस का बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका, जब भी कोई इंडिकेटर बनाओगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। इज लास्ट का मतलब बहुत सारे में कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप कोई पैरामीटर कोई लाइन प्रिंट कर रहे हो, कोई ट्रेंड लाइन प्रिंट कर रहे हो, तो होगा क्या, आपको लास्ट लाइन पे जाके उस कंडीशन को एक्सटेंड करना होता है, या उस लाइन तक ही उस कंडीशन को चेक करना होता है। तो आप हमेशा उस बार को चेक करते हो कि ये बार अगर लास्ट बार है तो ही ये इंडिकेटर यहाँ तक प्रिंट करे या फिर यहाँ से आगे प्रिंट करे, जो भी आपकी कंडीशन हो। ठीक है, तो इज लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के देखना। उसके बाद आती है इज स्टेट इज लास्ट कंफर्म हिस्ट्री। ठीक है, इसका उतना ज़्यादा यूज आएगा नहीं, लेकिन वो आपके प्रोग्राम में आ सकता है,
ये प्रोसीडिंग रियल टाइम बार के बाद आता है मार्केट ओपन में। जैसे रिटर्न ट्रू इफ एग्जीक्यूटिंग द डेटा सेट लास्ट बार वेयर मार्केट इज क्लोज्ड और द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिंग द बार इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रियल टाइम बार, मतलब उसके ठीक पीछे वाला, अभी जिस रियल टाइम में बार में चल रहा है उसका ठीक पीछे वाला बार की कंडीशन क्या थी उसको चेक करने के लिए। ठीक है, आप देखना चाहते थे कि मेरा लास्ट कैंडल था वो सुपर ट्रेंड को ब्रेकआउट कर गया था, उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में हूँ। अब उस कंडीशन पे आपकी कोई स्ट्रेटजी थी तो आप उसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हो इस कंडीशन को चेक करके। बार स्टेट इज न्यू, रिटर्न ट्रू इफ द स्क्रिप्ट इज करेंटली कैलकुलेटिंग द न्यू बार। ठीक है, फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो ये न्यू बार को चेक करने के लिए है। और ये रियल टाइम क्या होता है, वैसे तो आपको पता है कि पाइन स्क्रिप्ट में सारी प्रोसेसिंग होती है हिस्टोरिकल बार्स पे, लेकिन जब आप इसको बार स्टेट को ट्रू करके इसको चेक करोगे ना रियल टाइम से, तो क्या होता है जो टिक बाय टिक आपकी स्क्रिप्ट रन करती है। मान लिया अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, अब रनिंग मार्केट में आपकी एक स्ट्रेटजी है, उस वो मान लिया उस पर सुपर ट्रेंड या ये में लगी हुई है। ठीक है, तो या कोई और भी सुपर स्ट्रेटजी इंडिकेटर लगा हुआ है, तो क्या होगा वो, अगर मैंने लिखा है कि अगर क्लोज EMA के ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। अब इस केस में क्या होगा, अगर वो हिस्टोरिकल बार पे लिखा होगा तो क्या होगा, हिस्टोरिकल बार की क्लोजिंग के नेक्स्ट बार पे आपका स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर रियल टाइम बार पे होगा तो क्या होगा, उस बार में जैसे ही वो रियल टाइम में वो टिक क्लोज होगा उस EMA के ऊपर आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, रियल टाइम वाले पे वीडियो में आगे बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा रियल टाइम वाला कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अभी तो इसको बस समझने के लिए हम इतना ही देखते हैं। अब आ गए नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में तो बहुत सारे खैर ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, फेमिलियर होते जाओगे, आपको और भी ज़रूरत पड़ेगी। अब स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब स्ट्रेटजी में आप कोई भी इंडिकेटर डिजाइन करते हैं तो आप लिखते हैं इंडिकेटर। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं तो लिखते हैं स्ट्रेटजी देते हैं, उसका नाम देते हैं और उसका ओवरले ट्रू या फॉल्स, अगर आप स्ट्रेटजी को ट्रू करना चाहते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स को प्रिंट करना चाहते हैं मेन प्राइस विंडो पे, तो ओवरले को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी डॉट कैंसिल ये क्या है, ये स्ट्रेटजी है पूरी स्ट्रेटजी का हेडलाइन, एक तरीके से मानो एक मेन फंक्शन है ये, सी में जैसे मेन फंक्शन होता है वैसे ये स्ट्रेटजी का मेन फंक्शन, इसी के अंदर पूरी स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो बाकी सारे हैं, ठीक है, ये नेम स्पेस वाले हैं। नेम स्पेस का मतलब ये हुआ, स्ट्रेटजी डॉट ऑर्डर का मतलब ये एक लॉन्ग पोजीशन की एंट्री करेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी जो लॉन्ग होता है लॉन्ग एंट्री के लिए, ऑर्डर होता है प्लेस ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये मिस टाइप हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी डॉट लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये हो गया लॉन्ग। ठीक है, स्ट्रेटजी लॉन्ग पोजीशन एंट्री क्या, स्ट्रेटजी डॉट क्लोज क्या, कोई स्पेसिफिक आईडी कोई जिसकी आपने उसको डिफाइन करी होगी उस स्ट्रेटजी को क्लोज करने के लिए। स्ट्रेटजी डॉट एंट्री नई स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए मार्केट पोजीशन में। ठीक है, स्ट्रेटजी एग्जिट, जितने भी स्ट्रेटजी है सबको एक साथ ही एग्जिट कर सकता है या किसी एक स्पेसिफिक एंट्री को भी एग्जिट कर सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, एग्जिट, एंट्री और कैंसिल। अब आपको सारे मान लें आपने स्ट्रेटजी लगा रखी है लेकिन उसे कंडीशन मैच हो रही थी या नहीं हो रही थी, वो पेंडिंग थी, आपको कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल या कैंसिल ऑल से सारी स्ट्रेटजी कैंसिल कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, इसको आप बाइनरी ऑपरेटर के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो वो हम आगे जब हम एक्चुअल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी तो हम केवल यही देख रहे हैं कि ये वेरिएबल्स क्या क्या बताते हैं और क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह है प्लॉट। आपको पता है कि पाइन स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए यानी आउटपुट देने के लिए कोई ऐसा सीधा फंक्शन अवेलेबल नहीं है प्लॉट के अलावा। ठीक है, मतलब आप चीज़ों को प्लॉट बहुत आसानी से 2+4 भी करना है उसको भी आपको प्लॉट से ही उसका रिजल्ट लेके आना पड़ेगा, प्रिंट एफ जैसा कोई कमांड नहीं है। ठीक है, तो अब प्लॉट के लिए क्या करें। ठीक है, तो प्लॉट के लिए हमारे पास जो मिला है हमें एक टूल, इसको बोलते हैं प्लॉट कमांड। ये क्या क्या करता है, अब ये जब प्लॉट के रूप में होगा, ठीक है, तो आप इसको जो भी पैरामीटर दोगे वो ये प्रिंट कर देगा।
जब इसको आर्गूमेंट को हम अभी ओपन करेंगे चाहे चार्ट में तो पता चलेगा इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट पास करने होते हैं। आप चाहें तो मिनिमम एक आर्गूमेंट केवल सीरीज पास कर दिए, जैसे जो क्लोज है ना ये बेसिकली टाइम सीरीज है इसका, तो हमने सीरीज पास किया तो ये उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसका कलर, इसकी लाइन का विड्थ, उसके लाइन का स्टाइल सब डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे एक कह सकते हैं वनीला प्लॉट। ठीक है, जिसमें प्लेन है ये। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्लॉट्स भी हैं, जैसे प्लॉट एरो। ये आपका अगर आपको कोई कंडीशन मैच हो रहा होगा, आपने कोई कंडीशन लिखी है मैच हो रहा है तो उस पर आप चाहते हैं कि प्लॉट अप आए प्लॉट डाउन आए। ठीक है, तो डाउन और अप एरो प्रिंट कर देगा। प्लॉट बार चाहते हैं OHLC बार प्रिंट कर देगा। प्लॉट कैंडल प्रिंट करेगा। प्लॉट कैरेक्टर, मान लिया आप कुछ स्पेशल साइन या शेप्स प्रिंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत बार आप 3-4 पैरामीटर प्रिंट कर रहे हैं प्लॉट के, तो अब मान लीजिए सब में तो आप बार प्रिंट नहीं कर पाएंगे, एरो प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो आपके क्या होता है, कहीं कहीं पे आप एरो प्रिंट कर रहे होते हैं, कहीं स्टार, कहीं स्नोफ्लेक्स या कहीं ट्रायंगल, कुछ भी प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्लॉट कैर को यूज कर सकते हैं या प्लॉट शेप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको बाई या सेल सिग्नल के रूप में टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वहाँ पे आप कैर यूज कर पाएंगे, यूनिकोड कोई भी कैरेक्टर यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ है जो आप खुद से भी देख सकते हैं। प्लॉट स्टाइल एरिया है, प्लॉट स्टाइल एरिया ब्रेक है। ठीक है, प्लॉट स्टाइल सर्कल, स्टाइल कॉलम्स, स्टाइल क्रॉस, स्टाइल हिस्टोग्राम, स्टाइल लाइन ब्रेक, स्टाइल स्टेप लाइन। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं प्लॉट में, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक बचता है हमारा सिस इन्फो के साथ ये है कि आपको उतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। इसमें एक सिस इन्फो बस टिकर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं जब टिकर बनाऊंगा या उससे टिकर आईडी यूज़ करूँगा, जैसे मैं NSE पे ITC का चार्ट देखना चाहता हूँ या NSE पे रिलायंस का चार्ट देखना चाहता हूँ, तो सिस इन्फो से उसको कैसे कॉल करूँगा उसके लिए है वो। तो वो ये जो सिस इन्फो वाले पैरामीटर्स हैं इसको हम अगले जब हम यूज कर रहे होंगे ना तभी देखेंगे, तभी ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे हमें। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कुछ और पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है समझने, इसलिए मैंने उनको अभी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अभी इनको इंक्लूड करूँगा तो और ज़्यादा एक बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो वीडियो को छोटा रखने के हिसाब से मैंने बेसिक से जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे उनको ही लिया था। अब चलिए एक दो जैसे हमने कहा कि हम करके देखते हैं, जैसे स्ट्रेटजी की जगह हम सबसे पहले प्लॉट को प्रिंट करके देखते हैं, कुछ प्लॉट फंक्शंस को। ठीक है, अब प्लॉट में जाते हैं तो चलिए देखते हैं प्लॉट को प्रिंट करके। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कोड लिखा हुआ है। ये कोड बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये देखिए ये है निफ्टी। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है बेसिकली। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आके लिख के बताइएगा कि मेरे पास एक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, या किसी भी स्टॉक प्राइस का चार्ट है, मुझे इसमें से ट्रेंड को बाहर निकालना है। मतलब ये डेली का चार्ट हो या मंथली का चार्ट हो या वीकली चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, जैसे वीकली का चार्ट है, मैं चाहता हूँ इसके प्राइस वेरिएशन जो है ना इसमें से ट्रेंड बाहर आ जाए, केवल मुझे प्राइस के पॉइंट्स मिले। ठीक है, मुझे पॉइंट्स तो मिले, ठीक है, मतलब पॉइंट्स प्राइस के डिफरेंसेस मिले, लेकिन मुझे इसका ट्रेंड नहीं मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मुझे आशा है कि कुछ लोग इसको फाइंड कर लेंगे, कैसे करते हैं आप करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा, या कमेंट में आप लोग जब इसके जवाब को लिखेंगे वहाँ भी मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी प्लॉट वाले फंक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, एक ओपन कर लेते हैं न्यू ब्लैंक इंडिकेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लॉट खुद से ही फंक्शन एक बन के आ जाता है यहाँ पे क्लोज। अब क्लोज को मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा सीधा ऐड टू सेव करूँगा और ऐड टू चार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए माई स्क्रिप्ट ये प्रिंट होके आ गया। अभी ये वो सेम तो आपका जो निफ्टी का चार्ट है वही प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरले करूँगा तो ये चला जाएगा प्राइस वाली विंडो पे। अब प्लॉट फंक्शन में मुझे देखना है डिटेल कि यहाँ पे क्या क्या आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे मैं ले जाऊँगा एक ऑप्शन आता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक आप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऊपर सिंटेक्स ऐसे बताए हुए भी हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स आ जाएगी। जब भी आपको दिक्कत हो कभी कोड करने में तो आप यहाँ पे आइए और अपने कोड को चेक कर लीजिए। ठीक है,
कि यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं और मैं क्या पास करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके कारण इसमें गलती आ रही है। तो देखिए सबसे पहले प्लॉट में क्या पास होता है, सीरीज़ मतलब आपका या तो वॉल्यूम आपको प्लॉट करनी हो या तो आपको प्राइस, जो भी वेरिएबल्स मैंने बताए हैं वो सारे वेरिएबल्स सीरीज़ में आते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएंगे इसमें। उसके बाद टाइटल, आप इसका कोई टाइटल देना चाहते हैं दे दीजिए। कलर, अब लाइन, अगर वो लाइन है तो उसका क्या कलर होगा, ठीक है। लाइन विड्थ कितनी रखनी चाहते हैं, 2 पिक्सल 4 पिक्सल, ठीक है। स्टाइल कैसी होगी, ट्रैक प्राइस कर रहा होगा, ठीक है। अब ट्रैक प्राइस क्या है ये देखना नीचे, देखिए इनपुट इफ ट्रू देन द हॉरिजॉन्टल प्राइस लाइन वैल्यू शोन एट द लेवल ऑफ द लास्ट इंडिकेटर वैल्यू, ठीक है। लास्ट इंडिकेटर वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हिस्टोग्राम बेस बनाना है, ठीक है, वो है, ठीक है, हिस्टोग्राम का बेस बना देगा 0 लाइन से, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनको आप प्लॉट से यूज कर सकते हैं। प्लॉट एरो में क्या अंतर है, प्लॉट एरो में देखिए उसमें क्या क्या साथ आप वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे आप करोगे ना इसमें प्रैक्टिस, वैसे वैसे आपको इसमें धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जो आज का सवाल आपको दिया था वो याद रखना, आपको एक कोई भी प्राइस का चार्ट है उसमें से ट्रेंड को बाहर निकालना है, ठीक है। ट्रेंड को बाहर निकाल के आपको बताना है। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अगर कुछ एग्जांपल्स में आगे इंडिकेटर के लिखूँगा जिसमें हमें प्राइस में से ट्रेंड को बाहर निकालना होगा। तो ट्रेंड में बाहर निकालने के लिए आप सोचिए कि कैसे निकाल सकते हैं। ये प्राइस है, ठीक है, इसमें से ट्रेंड बाहर आ जाए, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड हो पॉजिटिव ट्रेंड हो कुछ भी हो, ठीक है, वो बाहर आ जाना चाहिए और ये केवल प्राइस रह जानी चाहिए यहाँ पे, मतलब प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। एक्चुअल प्राइस नहीं, एक्चुअल प्राइस तो ऐड होते होते कहाँ चली गई है 17,000 पे, वो नहीं रहेगी, वो केवल मूवमेंट रह जाएगी, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, उससे क्या होता है आपस का आपको समझने में आसानी होगी बाद में कि वो इंडिकेटर्स में उसका डेटा कैसे यूज करेंगे। तो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो अब इस जो मैंने आपको सवाल दिया है उस सवाल का जवाब बनाइए और पक्का उसको कमेंट में दीजिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और बेहतरीन जो पैरामीटर्स हैं इसके पाइनस्क्रिप्ट के उनको लेके आएंगे और अगली बार में हम एक इंडिकेटर बनाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल स्क्रैच से, और इंडिकेटर्स के बेसिक्स फंडामेंटल को भी समझेंगे। जैसे EMA है या फिर बोलिंजर बैंड है, तो हम बोलिंजर बैंड को ही मान लीजिए कि अगली बार हम बोलिंजर बैंड बनाने की कोशिश करेंगे। वो फंक्शन जो इन्होंने दिया है वो नहीं, वो उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हम खुद से कोड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पर्टिकुलर इंडिकेटर में क्या क्या पैरामीटर वेरी करने पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो अगली बार हम मिलेंगे बोलिंजर बैंड वाले इंडिकेटर को बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए ये फंडा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इंडिकेटर खुद से कोड करें। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कि आप मेरे लिए स्ट्रेटजी कोड कर दीजिए, इंडिकेटर कोड कर दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इन वीडियोज़ को ध्यान से देखा और थोड़ी प्रैक्टिस की ना, मेरे पास आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने इंडिकेटर खुद से ही कोड कर सकते हो। कोई इंडिकेटर कोड करना या फिर अपनी स्ट्रेटजी कोड करना ट्रेडिंग में बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये जो पाइथन में करते हैं उससे भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आप तो हो सकता है पाइथन में चीज़ें तेज़ चलती हैं थोड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आसान स्ट्रेटजी आसान से बनाई जा सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी यहाँ पे थोड़ी सी डिले चलती है। अभी मैं आगे आपके लिए और भी स्मार्ट चीज़ें लेके आऊँगा, जैसे एक साथ मैं 8-10 इंडिकेटर न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे देख सकता हूँ। सब में बाई सिग्नल आ जाए तो मुझे पता चल जाए कि हाँ अभी सब में बाई सिग्नल आ रहा है तो मुझे बाई करना है। अभी क्या होता है 3 इंडिकेटर लगाया और वो भी विजुअल है, तो आप देख नहीं पाओगे। उसमें आपने स्ट्रेटजी तो सोचा था कि RSI 50 से ऊपर जाए तो मैं ख़रीद लूँ, लेकिन RSI 50 से ऊपर गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ख़रीदना है कि नहीं। तो अगर कोई यहाँ पे आपको एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर हो जो आपको बता दे कि हाँ अब बाई कंडीशन में मोड में है या आप सेल कंडीशन में है, तो मैं ये भी आपको आगे बनाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।